और तेरी वजह से ही वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। क्या तुझे मालूम है कि वहाँ से कब निकला, जख्मी कौन उठा कर लाया? तुझे तो ये तक मालूम नहीं कि बंदे कितने जख्मी हुए हैं। इसने भड़कते हुए कहा, फिर एक तवील सांस लेकर बोला, खैर मैं नहीं कहता कि तू अभी अपने दिमाग पर बोझ डाल। सुकून से तन्हाई में बैठकर ऐसे किसी तीसरे के बारे में सोच। ये हंगामा वहाँ से शुरू हुआ है तो इन हमला आवरों का सुराग भी तुझे वहीं से मिलेगा। छाके ने मुझे समझाने वाले अंदाज में कहा। तो फिर बात बदल कर वो थाने में होने वाले वाक़या के बारे में करीद कर पूछने लगा। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे, यहाँ तक कि करम अली डिस्पेंसर आ गया। इसने मेरी तबीयत पूछी। मैंने इसे बताया तो बोला, अभी तेरे सिर्फ एक इंजेक्शन मजीद लगना है, दवाई खाकर वो इंजेक्शन लगवा ले, सुबह तक बहुत बेहतर हो जाएगा। बाकी ये अंदरूनी चोटें हैं, पूरी तरह ठीक होने में चंद दिन लगेंगे। चल फिर लगा दे इंजेक्शन, दवाई मैं खा चुका हूँ। मैंने कहा तो वो दांत निकालते हुए बोला, अंदर चल वहाँ लगाता हूँ। इंजेक्शन लगाने के बाद तुझे नींद आ जाएगी, तू बेफिक्र हो जा, मैं इधर ही हूँ। दरवाजे लगाकर छत पर सो जाऊँगा, तो तू जा अंदर। छाके ने कहा तो मैं उठकर अंदर चला गया। मैं वाक़तन बेफिक्र हो गया था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वो छत पर सोएगा नहीं, बल्कि पूरी रात जाकर पहरा देगा। सुबह जब मैं बेदार हुआ तो अभी सूरज नहीं निकला था। हस्बे मामूल अम्मा जाए नमाज पर बैठी हुई थी। परिंदे चहचहा रहे थे। गांव में सुबह सवेरे होने वाले रवायती मामूलात की धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थीं। मैं उठकर सहन में ही टहलने लगा। तभी अम्मा जय नमाज से उठकर आ गईं। मैं चारपाई पर बैठ गया। ज़रा सी देर में माँ ने लस्सी का गिलास मुझे थमाया और बोली, चल उठकर नहा ले, मैं तेरे कपड़े निकाल देती हूँ, ताज़ा दम होकर नाश्ता करना। छक्का, मैंने सवाली अंदाज में पूछा। वो भी थोड़ी देर पहले अपने घर चला गया है, माँ ने कहा और किचन की तरफ पलट गई। मैंने सुकून से लस्सी पी और ताज़ा दम होने के लिए बाथरूम में घुस गया। इस वक्त मैं तैयार होकर नाश्ते के इंतजार में था जब फाटक के बाहर बारीक जीप रुकी। इसके साथ ही एक ट्रक रुकने की आवाज़ आई। मैं चूक गया, ये कौन हो सकते हैं? मैंने सरहाने पड़ा, अपना पिस्टल टटोला, इसे नेफे में उड़स लिया, फिर उठकर फाटक की तरफ बढ़ा। अभी मैं फाटक से चंद कदम दूरी था कि फाटक खुला और सोनी अंदर आ गई। मैं इसे पहली निगाह में पहचान ही नहीं सका था। इसके थके थके हसीन चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी सुनसान मोहब्बत में लुबान सुलग रहा हो। इसने जुल्फों को कस कर बांधा हुआ था। पतलून पर ढीला ढीला चेकदार कुर्ता, पाँव में नाजुक सी लेदर स्लीपर, मेकअप से बेनियाज चेहरा और मेरी जानब दिलचस्पी से देखती हुई गहरी आंखें। मैंने काफ़ी हद तक हैरत से पूछा, क्यों मैं नहीं आ सकती क्या? खैर ये बहस बाद में कर लेना, लेकिन मेरे साथ कुछ लोग हैं, इन्हें बाहर वाले कमरे में बिठाओ। इसने इतना ही कहा था कि एक और जवान सा लड़की अंदर दाखिल हुई। इसकी मुझ पर निगाह पड़ी और फिर दिलचस्पी से देखती चली गई। इसने हाथों में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग पकड़े हुए थे। मैंने इससे तारुफ की जहमत नहीं की, क्योंकि इस वक्त मेरा एक दोस्त लतीफ़ा नमूदार हुआ और वो फाटक में खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उससे बाहर वाला कमरा खोलने को कहा और इधर चला गया था। मैं दिलान में आ गया। वहाँ सोनी अम्मा से मुखातब थी। अम्मा, आप बस इधर मेरे पास बैठें, ये फ्री है ना, सब कुछ बना लेगी, आप फिक्र ना करो। इसे क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ ने कहा। लेकिन इस दौरान फरी किचन की जानब चली गई थी। वो देख लेगी, आप मेरे पास बैठो। इसने अम्मा को कंधों से पकड़ा और अपने करीब चारपाई पर बैठाकर खुद भी बैठ गई। तभी मैंने इससे बड़े तहम्मुल से पूछा, ये तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? मैं फिर यही कहूँगी कि क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती। वो धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोली तो मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, आ तो सकती हो, मगर इस कदर जल्दी पलट कर आने में कोई ना कोई बात तो होगी। मेरे ख्याल में तो अभी तक तेरी थकन भी नहीं उतरी होगी। ये सच है कि अभी तक मेरी थकन नहीं उतरी, मगर मैं आ गई हूँ। मैं क्यों आई हूँ ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन पहले तुम दो काम करो। एक तो ये कि गांव से चंद मजदूर मंगवाओ जो ट्रक में से सामान उतार कर यहाँ रखें। दूसरा, इन लोगों को नाश्ता वाश्ता करवा कर फारिग कर दो, फिर सहूलत से बैठ कर बात करते हैं। इसने तेज अंदाज में कहा तो मैंने अकताए हुए लहजे में पूछा, ये ड्रामा क्या कर रही हो तुम? सीधी बात बता, और ये ट्रक में से सामान उतारने वाली वजह क्या है? किसका सामान है ये? यहाँ क्यों लाई हो तुम? ओ सरकार, इतना गुस्सा क्यों कर होते हो? मैं ये सामान अपनी माँ के लिए तोहफे के तौर पर लाई हूँ। तुम्हें इससे कोई गर्द नहीं होनी चाहिए। अगर तुम मजदूर नहीं ला सकते तो ना सही, मैं खुद ढूंढ लूँगी। और मैं तुम्हें ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे किसी गाड़ी में अड्डे तक छोड़ आओ। मैं अपनी गाड़ी में ही आई हूँ और मेरा ड्राइवर मेरे साथ है। दोपहर होने से पहले मैं वापस पलट जाऊँगी। अब कोई है तुम्हें एतराज़? तभी मुझे एकदम से ही इस पर गुस्सा आ गया। इसने हमें समझा क्या है? मैंने बनाकर कहा, ओए 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 सोनी, तुम्हें हमारे घर में किसी शय की कमी नजर आती है? हम सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, फिर भी इस घर में हर सहूलत मुयसर है, और फिर
तेरे तोहफे हम क्यों कबूल करें? ले जाओ, वापस से ले जाओ इन्हें, अपना ये ट्रक। हमें तेरे तोहफों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ज़रूरत है या नहीं मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तेरे लिए नहीं एक माँ के लिए लेकर आई हूँ और तुम मुझे इससे नहीं रोक सकते। अगर अब भी तुम्हें एतराज़ है तो मैं सामान गली में उतार दूंगी, तो इसे आग लगा देना अगर तुम में हिम्मत हुई तो। इस बार वो गुस्से में बोली थी। तभी मेरी निगाह छाके पर पड़ी, जो न जाने कब से सहन में खड़ा हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। इसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। ऐसे में अम्मा ने कहा, जमाल तेरी इसके साथ क्या बहस है? तू जा अंदर कमरे में जाकर आराम कर, मैं तेरा नाश्ता इधर ही भिजवा देती हूँ। फिर छाके के तरफ देखकर बोली, ओए छाके, ले जा ऐसे अंदर। माँ के यूं कहने पर मैं उठा और अंदर कमरे में चला गया। मैं हैरान होने से ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं बेड पर लेटा ही सोच ही रहा था कि ये सोनी आखिर क्या कर रही है और ये चाहती क्या है। मैं अभी यही सोच रहा था कि वो दबे कदमों से अंदर कमरे में आ गई। चंद लम्हे बाद देखती रही, फिर बिला तकल्लुफ़ मेरे पास बेड पर बैठ गई। मैं नीम दराज होकर बैठ गया। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, जमाल यूँ गुस्सा ना कर यार, मैं शायद पलट कर कभी ना आती, लेकिन मुझे आना पड़ा। इससे मेरी मजबूरी समझ लें या फिर जो तेरे दिल चाहे। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो या फिर तुम्हारे ख्याल में है कि कोई घटिया मखलूक है तो ये कोई नई बात नहीं। मुझे इससे बिल्कुल इनकार नहीं है कि मैं तवाइफ हूँ। मेरा वजूद ही इस समाज में एक गाली है। तुम भी अगर मुझसे नफरत करोगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मुझे इससे कोई अगर्द नहीं है कि तुम तवाइफ हो या नहीं, मगर जो तू ड्रामेबाजी कर रही है ना, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। ये तुम क्या कर रही हो? वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें यहाँ ले आई है? यही तो मैं तुम्हें बताने के लिए आई हूँ। यहाँ इतना सफ़र करके थकन उतारे बगैर इसने मेरे चेहरे पर देखा और फिर मेरा हाथ छोड़ते हुए बड़े अतमाद भरे लहजे में बोली, तुम अब भी परेशान होना कि जीप में आने वाले वो हमलावर कौन थे? तुम अब भी उलझे हुए हो कि इसके पीछे कौन है, पीरज़ादा है या शाहज़ेब? ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों ही नहीं है। तो फिर कौन है वो? मैंने तेजी से बेड की तरफ छोड़ते हुए पूछा। हालांकि इस दौरान मेरे बदन से कई जगहों पर टीसें उठी थीं। वो जो कोई भी है, तुम इसे छोड़ो। इस वक्त अगर वो अंधेरे में है तो इसे अंधेरे में ही रहने दो। हमला आवर भी इसकी तरफ से थे और पुलिस भी इसी ने भेजी थी। सोनी ने कहा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। अनदेखा वार करने वाला दुश्मन अंधेरे में था और ये उसे अब भी अंधेरे में ही रखना चाहती थी। दुश्मन का साथ देने वाला भी दुश्मन होता है और मुनाफिक जो साजिश करके खुद अंधेरे में रहने की कोशिश करे, इसके बाप पर तो वैसे ही शक होता है। क्या ये मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए आई थी? मेरे दिमाग में गुस्से की आग भरी हुई लहर उठी और मैंने जनाटे से एक थप्पड़ सोनी के चेहरे पर मार दिया और उल्ट कर बेड से नीचे जा गिरी। लम्हों में अपना पिस्टल निकाला और इसकी सेफ्टी कैच हटा दिया। तभी सोनी की आंखों में वहशत फैल गई। वो मौत को अपने सामने देखकर हवास भागता हो गई थी। खौफ के आलम में इसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। वो जमीन पर गिरी पड़ी थी। मैंने बेड पर बैठे हुए ही एक पांव इसकी गर्दन पर रखा और पिस्टल की नाल इसके सर पर रखते हुए सर्द लहजे में पूछा, बोलो कौन है वो? मलक सजाद है ना? हाँ, वो ही है, मैं तुझे बताती हूँ, इसने गिकियाए हुए अंदाज में कहा। लेकिन मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे इससे पूरी बात मालूम करना थी। लेकिन इसी लम्हे माँ अंदर दाखिल हुई और तेजी से बोली, जमाल ये क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो इसे, पागल हो गए हो? इस हुक्म के सामने मैं बेबस था। मैंने नाल और पाँव हटा दिया और बेड पर सीधा हो गया। वो तेजी से उठी और मेरे सामने तन कर खड़ी हो गई। फिर मुर्तश लहजे में बोली, मैं तुझे सब कुछ बता देती, लेकिन ज़रा सब्र तो करते। तुम एक ही सांस में सब कुछ बता दो। खैरियत इसी में है, मैंने तेजी से कहा, लेकिन तुम वादा करो कि कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे, वरना तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा देगा। इसने काफ़ी हद तक एतमाद से कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। अब तुम बकवास करोगे या नहीं? मैं सारी बात तुम्हें बता देती हूँ। ये कहकर इसने अम्मा की तरफ देखा और खजालत भरे अंदाज में बोली, अम्मा इससे वादा लो कि ये जो कुछ भी करेगा सोच समझ कर करेगा। वो लोग इसकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। सोनी पुत्र, ये जो पूछता है वो सारी बात इसे बता दे। ये नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है? इसने सर हिलाया और फिर मुझसे ज़रा सा फासला छोड़कर बैठ गई। चंद लम्हे खामोश रही, फिर मेरे चेहरे पर देखते हुए बोली, मलक सजाद के बारे में तुम जानते हो? जो वफाकी वजीर है, हाँ नाम सुना है इसका। मैंने कहा। तभी अम्मा काफ़ी हद तक मुतमिन होकर बाहर चली गई। तुमने फ़कत नाम सुना है, इसे जानते नहीं हो। खैर, मैं जो भी यहाँ आई हूँ तो सिर्फ इसी वजह से ये कि तुम्हें सच बता दूँ। उससे बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई थी। मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ,
ये कहकर वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहती चली गई, मलक सजाद खुशाब के इलाके का बहुत बड़ा जिम्मेदार है। MNA की सीट इसके खानदानी सीट है। ज़ाहिर है ऐसे लोग बड़े बड़े बदमाश, कातल, इश्तिहारी और न जाने कैसे कैसे मुजरम अपनी पनाह में रखते हैं। इन्हीं के ज़रिए इलाके में अपनी धाक जमा कर रखते हैं। लेकिन वो जो भी है मेरा आशिक है, मुझ पर जान देता है। मेरी माँ ने मुझे इसके हाथ बेच दिया है, लेकिन अभी इसने मेरी नथ नहीं खोली। भारी रकम के अलावा एक कोठी और कार मुझे दी हुई है, पर वो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पास होता है तो मुझे अबकाई आती है। मैं इससे जान छुड़ाना चाहती हूँ, इसलिए इसे करीब नहीं लगने देती। माँ से भी कह दिया है कि वो इसे सब कुछ वापस कर दे। तुम इसके कसीदे ही पढ़ती रहोगी या बात भी बताओगी? मैंने अकुताए हुए लहजे में कहा। मैं वही कह रही हूँ, जब मेरे खानदान की लड़कियाँ यहाँ आकर नाचने को तैयार हो रही थीं तो मैंने यहाँ आने का इरादा कर लिया। मलक सजाद को ये बात बहुत नागवार गुजरी। वो कतई नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर आऊँ, मगर मैंने जिद की और बावजूद इसके रोकने के मैं आ गई। इसने मेरे पीछे बंदे भेज दिए कि मुझे उठा कर ले जाएं। अब यकीनन इनका दाव नहीं चल रहा था, फिर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी, ना कर सके। मगर जब पंडाल में तुम लोगों की लड़ाई हो गई, फायरिंग हुई, तो हम वहाँ से निकले। कुदरती तौर पर इन्हें मौका मिल गया। वो मुझे घेरे हुए एक तरफ ले गए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो मलक सजाद के बंदे हैं। मैं तो इन्हें मकामी लोग ही समझ रही थी। एक ने तो मुझे बाजू से पकड़ भी लिया था और एक तरफ ले जाने की कोशिश भी करने लगा था। मैंने तो यही ख्याल किया कि वो मुझे माले गनीमत समझ कर ले जाना चाहता है, इसलिए मैंने अपना बाजू चढ़ाया, अंधाधुंध भागते हुए फसलों में जा छुपी और फिर तुम भी मुझे मिल गए। असल गलतफहमी यहीं से हुई। मतलब मैं समझा नहीं। मैंने तेजी से पूछा, मैं समझाऊंगी तो तुम समझ जाओगे? ये कहकर वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर बोली, वो सारी रात मुझे तलाश करते रहे थे, लेकिन मैं ना मिली। फिर दोपहर तक उन्होंने खोज लगा लिया कि मैं कहाँ पर हूँ। इसमें उन्होंने पुलिस की मदद भी ली थी और तेरे इलाके के कुछ पुलिस के मुखबर भी हैं जो इन मालूमात का सबब बने हैं। असल काम है इनको तलाश करना जो घर के बेदी हैं और तेरे मुखालफ। तू अपनी बात मुकम्मल कर सोनी, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मैंने फिर उकताए हुए कहा, वो जीप वाले हमलावर मलक सजाद ही के थे। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इनका सामना माहिर निशानाबाज से होगा। वो मार खा गए, जिस पर मलक ने पुलिस को पूरी तरह इस्तेमाल किया और तुझे पकड़ कर ले गए। मैं जब वहाँ लाहौर पहुँची तो मुझे सारी तफसीलात का पता चला। मैं इसलिए वापस आई हूँ कि बस तेरा काम ख़त्म हो गया है, अब तू नाश्ता वाश्ता कर और वापस चली जा। मैंने उठते हुए कहा तो वो मेरे पैरों पर हाथ रखकर बोली, देख जमाल, जो होना था वो हो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। एक बार तू अपने गुस्से को पी जा और मुझ पर एहसान कर दे। भूल जा कि इस वाक़े को मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तेरा मुझसे वादा रहा, मैं इससे बदला ज़रूर लूँगी और तुझे बता कर लूँगी। मैं पागल नहीं हूँ कि इस पर चढ़ दौड़ूंगा। मैं मान लेता हूँ तेरी बात, लेकिन वादा करो मैं जो कुछ भी करूँगा तुम मेरी मदद करोगी। मैंने एक ख्याल के तहत इससे कहा तो वो खासी हद तक मुतमन हो गई, फिर उठकर बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद फरी नाश्ता लेकर आ गई। इसने काफ़ी कुछ मेरे सामने रख दिया। मैं सोचते हुए नाश्ता करने लगा कि नाश्ता करने के कुछ देर बाद मैं सहन में गया तो मजदूर सामान उतार कर सहन में रख रहे थे। मुझे यूं लगा जैसे मेरे खामोश हो जाने की कीमत अदा कर रही है। तभी मैंने जाकर सोनी से पूछा, ये सारा सामान कितने का आया है? ये सोफ़ा, ये फ्रिज, ये दूसरा सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मैंने जमा नहीं किया, बस जल्दी मैं ले लिया। इसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी अंदाज़ा तो होगा? मैंने पूछा तो इसने 6 हिस्सों में अंदाजे से रकम बताई। मैंने खामोशी से सुनी और फिर ऊपर छत पर मौजूद कमरे में चला गया। वहां जाकर मैंने इतनी रकम निकाली, फिर कुछ जायद रकम निकाल कर नीचे आ गया। फरी और सोनी अम्मा के पास ही सहन में बैठी हुई थी। मैंने वो रकम लेकर इसके सामने रख दी। ये लो वो रकम, दूसरी बात नहीं करनी। जब सामान उतर जाए तो अपने साथ लाए हुए लोगों को लेकर फौरन चली जाना। मैं कुछ देर बाद वापस आऊँगा तो तुम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जमाल, ये तुम, इसने तेजी से कहना चाहा तो मैंने इसकी होठों पर उंगली रख दी और कहा, खामोश, कहा ना दूसरी बात नहीं करना। ये कहकर मैंने जायद रकम अम्मा को थमाते हुए कहा, इस लड़की को दे देना जो इसके साथ आई है, खाली हाथ जाए अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा और बाहर की तरफ चल दिया। बाहर वाले कमरे में छाका कुर्सी पर खामोश बैठा हुआ था। मैंने जाते हुए इससे बाइक निकाल लाने को कहा। वो अंदर जाकर बाइक निकाल लाया तो मैंने डेरे पर चलने को कहा। हम अपनी गली से निकलकर डेरे की जानब चल दिए। मेरा दिमाग जब भी सोनी और मलक सजाद के बारे में सोचता गर्म हो जाता। एक तवाइफ का क्या भरोसा, वो शायद इस वक्त मेरे घर में बैठी मलक सजाद ही की वकालत कर रही हो। रखेल अपने रखने वाले की सलामती चाहेगी। मैं यही सोच रहा था कि छक्का डेरे पर ले गया। वहां जाकर मैंने इत्मीनान से सारी बात उसे बता दी। वो सारी बात सुन लेने के बाद काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर आस्तगी से बोला, जमाल, ये तो सच है कि मामला को ठंडा करके ही देखा जा